Hello everyone, welcome to my channel The Human Algorithm. So in today's class we will discuss previous year paper of BPCC 101 Introduction to Psychology. We will start from December 2025. So first question is define psychology and describe the general characteristics of human behavior. किसी भी क्वेश्चन में जब भी किसी टर्म को डिफाइन करने को बोला जाए या उसकी डेफिनेशन पूछी जाए तो वी कैन स्टार्ट विद ब्रेकिंग डाउन दैट पर्टिकुलर टर्म. जैसे यहाँ साइकोलॉजी के बारे में पूछा गया है, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम इट्स ओरिजिन कि साइकोलॉजी है वो ग्रीक वर्ड से बना है और वो दो ग्रीक वर्ड्स हैं साइकी एंड लोगोस. साइकी का मतलब होता है सोल या माइंड एंड लोगोस का मतलब होता है स्टडी करना, किसी भी चीज़ के बारे में स्टडी करना, वहाँ पे लोगोस टर्म का यूज़ होता है. तो जब हम सोल या माइंड की स्टडी करते हैं उसे बोलते हैं साइकोलॉजी. नाउ दैट वॉज अ ट्रेडिशनल डेफिनेशन, बट अगर आज के टाइम के अकॉर्डिंग देखें तो फॉर्मली आज के टाइम पे साइकोलॉजी को डिफाइन किया जाता है एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस. अब इसमें 3 मेन कंपोनेंट्स हैं, उनकी बात हम करते हैं. फर्स्ट इज साइंटिफिक स्टडी. साइंटिफिक स्टडी का क्या मतलब होता है? इट यूजेस सिस्टमैटिक ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड्स टू कलेक्ट डेटा. कोई भी चीज़ को हम तब साइंटिफिक बोलते हैं जब वो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर से गो थ्रू करता है. हमें कोई भी रिसर्च करनी होती है सो उसमें हम पहले डेटा को कलेक्ट करते हैं, हमारी हाइपोथेसिस बनाते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, उस डेटा को एनालाइज करते हैं और फिर हमारी हाइपोथेसिस को चेक करते हैं कि हमने जो सोचा था वो करेक्ट है या रॉन्ग है. तो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होती है, इसीलिए इसे सिस्टमैटिक बोला जाता है. हम डेटा को ऑब्जर्व करते हैं ऑब्जेक्टिवली, इसीलिए इसमें ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन वाला कंपोनेंट आता है और इसमें अलग अलग मेथडोलॉजी यूज़ की जाती है विच कैन बी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव. क्वालिटेटिव है उसमें केस स्टडी या इंटरव्यू इनका ज़्यादा यूज़ होता है, क्वांटिटेटिव है उसमें एक्सपेरिमेंटल मेथड का यूज़ होता है डेटा को कलेक्ट करने के लिए. तो ये एक साइंटिफिक स्टडी है. सेकेंड पॉइंट इज़ बिहेवियर. बिहेवियर का मतलब होता है कोई भी ऑब्जर्वेबल एक्शन या रिएक्शन जिसे हम देख सकें एंड मेजर कर सकें. फॉर एग्जांपल मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं, या वॉकिंग टॉकिंग, ये सब क्या है? बिहेवियर है जिसे ऑब्जर्व किया जा सकता है और इसे मेजर किया जा सकता है कि कोई कितनी स्पीड पे चल रहा है, कितना स्लो चल रहा है, कितनी तेज़ बात कर रहा है. ऑल्सो बिहेवियर 2 टाइप के होते हैं, ओवर्ट बिहेवियर एंड कोवर्ट बिहेवियर. ओवर्ट बिहेवियर का मतलब होता है जिसे ऑब्जर्व किया जा सके एंड कोवर्ट बिहेवियर होता है जो बाहर से ऑब्जर्व नहीं किया जाता. जैसे हमारा हार्ट है वो बीट कर रहा है, वो इंटरनली वो बिहेवियर परफॉर्म कर रहा है बट उसे बाहर से हम देख के बता नहीं सकते, इसीलिए वो कोवर्ट बिहेवियर का पार्ट होता है. एंड द थर्ड इज़ मेंटल प्रोसेस. मेंटल प्रोसेस का मतलब होता है इंटरनल प्राइवेट एक्सपीरियंस जिसे डायरेक्टली देखा ना जा सके बट उसे हम इन्फेर कर सकते हैं, मतलब उसे फील कर सकते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं. इसमें आता है थिंकिंग, रिमेंबरिंग, फीलिंग. फॉर एग्जांपल हमारे सामने कोई ऑब्जेक्ट है या कोई पर्सन है तो हम उसके बारे में सोच रहे हैं, हम उसको देख के हमें जो पास्ट एक्सपीरियंस याद आ रहे हैं या जो फीलिंग आ रही है वो सब हमारे दिमाग में है अनटिल एंड अनलेस हम सामने वाले पर्सन को जाके वो चीज़ बताएं. तो जब तक वो हमारे दिमाग में रहती है वो हमारी मेंटल प्रोसेस का पार्ट होती है. नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन विच इज़ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. नाउ एज वी स्टडीड कि बिहेवियर सब्जेक्ट मैटर होता है साइकोलॉजी का और ह्यूमन बिहेवियर है उसमें यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मल्टीपल फैक्टर्स. ह्यूमन बिहेवियर है वो सिर्फ एक फैक्टर से इन्फ्लुएंस नहीं होता, अलग अलग फैक्टर्स होते हैं वो ह्यूमन बिहेवियर को इम्पैक्ट करते हैं, जिसमें पहला आता है बायोलॉजिकल फैक्टर, सेकेंड इज साइकोलॉजिकल एंड थर्ड इज सोशो कल्चरल. बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं उसके अंदर आते हैं हमारा जीन, ब्रेन स्ट्रक्चर, न्यूरोट्रांसमीटर, हॉर्मोन्स, ये सब मिलके हमारी बायोलॉजी बनाते हैं एंड ये हमारे बिहेवियर को इम्पैक्ट करता है. इनफैक्ट देयर इज़ अ सेपरेट फील्ड विच इज़ न्यूरोसाइकोलॉजी जिसमें हम ब्रेन और बिहेवियर के रिलेशनशिप को समझते हैं कि कैसे हमारा ब्रेन हमारे बिहेवियर को इम्पैक्ट करता है. जैसे हमें बोला जाता है कि आप ऐसा बहुत अपने पेरेंट्स के जैसे रिएक्ट करते हो, तो वो क्यों बोला जाता है? बिकॉज ऑफ दीज बायोलॉजिकल फैक्टर्स. सेकेंड इज साइकोलॉजिकल फैक्टर.
साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का हम एग्जांपल से समझते हैं। मान लो हमारा कल एग्ज़ाम है, तो हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं एंड उस स्ट्रेस के कारण हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें और चीज़ों में भी हमारे बिहेवियर में वो रिफ्लेक्ट होता है, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। तो ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, ये हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। एंड द थर्ड फैक्टर इज़ सोशियो कल्चरल फैक्टर। सोशियो कल्चर फैक्टर्स में आता है हमारी फैमिली, सोसाइटी, हमारे फ्रेंड्स, पीयर ग्रुप, जिसके जो हमारा एनवायरनमेंट होता है वो सारा सोशियो कल्चर फैक्टर्स में आता है। अगर हमारे फैमिली का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होता है तो वो कहीं ना कहीं हमारे बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होता है। अगर एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट होगा तो वो भी हमारे बिहेवियर में दिखेगा। तो ये तीनों फैक्टर्स मिलके हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है बिहेवियर कैन बी ओवर्ट और कोवर्ट। जैसा हमने डिस्कस किया था, ओवर्ट बिहेवियर का मतलब है जो ओपनली विजिबल होता है, रनिंग, क्राइंग, टॉकिंग, ये सब ओवर्ट बिहेवियर में आते हैं। एंड कोवर्ट बिहेवियर है जो हिडन है, इंटरनल है। थर्ड पॉइंट आता है बिहेवियर इज़ पर्पसफुल एंड गोल ओरिएंटेड। इसका मतलब है हम कोई भी एक्शन कर रहे हैं, कोई भी बिहेवियर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई मोटिव या गोल होता है। जैसे अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं तो वैसे हमारा पढ़ने का नहीं मन करता है, बट इग्नू का एग्ज़ाम देना है, हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो हम ट्राई कर रहे हैं कि हम थोड़ा बहुत भी कवर कर लें, एटलीस्ट प्रीवियस ईयर पेपर कर लें। तो हमारा जो बिहेवियर है वो पर्पसफुल होता है और गोल ओरिएंटेड होता है। फोर्थ पॉइंट इज़ बिहेवियर इज़ डायनामिक एंड चेंजिंग। कोई भी ह्यूमन बिहेवियर है वो फिक्स नहीं रहता, हमारे एक्सपीरियंस के साथ, लर्निंग के साथ, एज के साथ हमारा जो बिहेवियर है वो मॉडिफाई होता रहता है। जैसे आपने देखा होगा जितना ज़्यादा हम ग्रो करते हैं हम उतना ही लेस जजमेंटल होते जाते हैं, बिकॉज हम बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर लेते हैं। तो हमारे एक्सपीरियंस और लर्निंग के बेसिस पे हमारा बिहेवियर है वो चेंज होता है। फिफ्थ पॉइंट इज़ बिहेवियर शो इंडिविजुअल डिफरेंसेस। कोई भी दो ह्यूमंस हैं वो किसी पर्टिकुलर एग्जैक्ट सेम सिचुएशन के लिए एकदम सेम रिएक्ट नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं वहाँ पे डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर एग्ज़ाम की ही अगर हम बात करें तो कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होगा और वो नहीं पढ़ पाएगा, और कोई पर्सन है उसको भी एग्ज़ाम स्ट्रेस रहेगा बट फिर भी वो उससे कोप अप करके पढ़ने की ट्राई करेगा। तो यहाँ पे ही हमें इंडिविजुअल डिफरेंस देखने को मिलता है, और उसके मल्टीपल रीजंस होते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया था बायोलॉजिकल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर, ये सब भी रीजंस हैं जो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस, अपब्रिंगिंग, इन सब में डिफरेंसेस के कारण इंडिविजुअल डिफरेंस है वो देखने को मिलता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज बिहेवियर कैन बी इंटीग्रेटेड। आर एक्शंस रिफ्लेक्ट अ यूनिटी ऑफ आर माइंड एंड बॉडी। योर थॉट्स अफेक्ट योर इमोशन विच इन टर्न अफेक्ट योर फिजिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे सामने कोई पर्सन है जिसके लिए हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट है, तो उस थॉट के कारण क्या होगा, हमारे दिमाग में एक सैड वाला इमोशन आएगा या एंगर वाला इमोशन आएगा उस थॉट के बेसिस पे। एंड उस इमोशन के कारण कहीं ना कहीं अगर हमें गुस्सा आएगा, हमारी हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी, हमारे फेस पे रेडनेस हो जाएगी, तो वो क्या है, फिजिकल रिएक्शंस जो देखने को मिलेंगे। तो बिहेवियर है वो इंडिविजुअल की तरह एक्ट नहीं करता, मतलब एक ही चीज़ नहीं है कि ये माइंड का फंक्शन है या बॉडी का फंक्शन है। इसमें यूनिटी होती है माइंड एंड बॉडी की, एंड उससे हमारा बिहेवियर है वो रिफ्लेक्ट होता है। तो दीज आर बेसिक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। एंड उसके एंड में आप इसका कंक्लूजन भी लिख सकते हैं जिससे क्वेश्चन है वो कंप्लीट लगेगा। Now the second question is describe the various subfield of psychology. Psychology has grown into a vast discipline. तो साइकोलॉजी है वो उसका स्कोप है डे बाय डे इंक्रीज़ होता जा रहा है, उसे मल्टीपल फील्ड्स में यूज़ किया जा रहा है। तो अब यहाँ पे हम बेसिक एंड अप्लाइड दोनों कुछ ब्रांचेस की डिस्कस करेंगे जो मेन स्कोप है साइकोलॉजी का। द फर्स्ट वन इज़ कॉग्निटिव साइकोलॉजी. It study internal mental process like thinking, memory, perception, problem solving and language development. Cognitive psychology इसमें हमारे जितने भी cognitive functions होते हैं माइंड के, जैसे thinking, memory, perception, attention, इन सबको इनके ऊपर रिसर्च करना, या कोई भी हमारा बिहेवियर है इन सब से कैसे इन्फ्लुएंस हो रहा है, जितना भी हमारे ब्रेन में इन सभी मेंटल प्रोसेसेस का फंक्शन होता है उनकी स्टडी हम करते हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी में। सेकंड है बायोलॉजिकल या न्यूरो साइकोलॉजी, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि ब्रेन, नर्वस सिस्टम, जेनेटिक्स हमारे बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, वो हम बायोलॉजिकल या न्यूरो साइकोलॉजी में समझते हैं। थर्ड वन इज़ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी. डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है, इसमें हम फोकस करते हैं
कि कैसे कोई भी पर्सन है वो फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली चेंज होता है बर्थ से लेके ओल्ड एज तक। इसमें अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अपनी थ्योरीज दी है, जैसे सिगमंड फ्रॉइड, कार्ल युंग, एरिक एरिक्सन, जीन पियाजे। इन्होंने बताया है कि कैसे हमारा जब कोई बच्चा है वो इन्फेंट स्टेज में होता है एंड उसका एनवायरनमेंट, बायोलॉजिकल फैक्टर्स कैसे उसके बिहेवियर को शेप करते हैं एंड वो कैसे ग्रो करता है, एंड इसकी स्टडी है वो ओल्ड एज तक की जाती है। तो इन सभी फील्ड रिलेटेड जो स्टडी होती है वो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में की जाती है। फोर्थ इज सोशल साइकोलॉजी। सोशल वर्ड आते ही मतलब सोसाइटी रिलेटेड। तो ये इन्वेस्टिगेट करता है कि कैसे हमारे थॉट, फीलिंग्स, एक्शन हैं वो दूसरे पर्सन की प्रेजेंस में चेंज होते हैं। हम किसी पब्लिक स्पेस में होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा बिहेवियर प्राइवेट स्पेस से थोड़ा डिफरेंट रहेगा, और कैसे हमारी प्रेजेंस से दूसरे का बिहेवियर चेंज हो रहा है। तो इट्स अ वाइस वर्सा रिलेशनशिप। उन दोनों के बारे में हम स्टडी करते हैं सोशल साइकोलॉजी में। फिफ्थ इज़ क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी। अब इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है कि क्लिनिकल और काउंसलिंग में क्या डिफरेंस है। जो मेजर डिफरेंस दोनों फील्ड में आता है दैट इज़ अबाउट डायग्नोसिस। अगर आप क्लिनिकल साइकोलॉजी हैं तो आप किसी भी मेंटल इलनेस पेशेंट को डायग्नोज कर सकते हैं एंड उनके सीवियर डिसऑर्डर को ट्रीट कर सकते हैं। जैसे डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, जो सीवियर कैटेगरी के डिसऑर्डर्स हैं उनके लिए जनरली क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को रेफ़र किया जाता है। बट इफ़ वी टॉक अबाउट काउंसलिंग साइकोलॉजी, तो इसमें जो भी एवरीडे लाइफ की प्रॉब्लम्स होती है जो इन जनरल हर इंसान को होती है, कि ऑफिस स्ट्रेस है, वर्क स्ट्रेस है, करियर चॉइस में डिफरेंस आ रही है, रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही है, फैमिली इश्यूज़ हैं, तो ये जो एवरीडे लाइफ प्रॉब्लम्स है जिसमें ज़्यादा गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होती है उसमें काउंसलिंग साइकोलॉजी है वो प्रेफर किया जाता है। सो बेसिक डिफरेंस यही है कि अगर आप काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट है तो आप डिसऑर्डर को डायग्नोज नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज़ इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। ये जो सब फील्ड है ये स्पेसिफिकली बनाया गया है वर्क प्लेस एंड ऑफिशियल प्लेसेस के लिए, जहाँ हम साइकोलॉजी के प्रिंसिपल हैं, रिसर्च है, वो किसी भी एम्प्लॉय के मोटिवेशन और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे जो इंटरव्यू पैनल्स होते हैं बड़े बड़े एग्ज़ाम्स के, वहाँ पे किसी साइकोलॉजिस्ट को इंक्लूड किया जाता है ताकि वो ये असेस कर सके कि जो कैंडिडेट जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है वो उस जॉब के लिए कितना सूटेबल है। बहुत सारे साइकोमेट्रिक टेस्ट किए जाते हैं उनकी पर्सनालिटी को देखने के लिए, इंटेलिजेंस को चेक करने के लिए। तो ये जितने भी मोटिवेशन, प्रोडक्टिविटी एंड सिलेक्शन रिलेटेड प्रोसीजर्स होती है जो वर्क प्लेस में यूज़ की जाती है वो इंक्लूड होती है इंडस्ट्रियल या ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में। लास्ट वन इज़ एजुकेशनल साइकोलॉजी। ये मेनली स्कूल सेटिंग में यूज़ किया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे डिफरेंट टीचिंग मेथड्स, क्लासरूम डायनेमिक्स और जो स्टूडेंट्स लर्निंग डिसेबिलिटीज़ से गो थ्रू करते हैं या स्पेशल चाइल्ड होते हैं, कैसे बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट हम उनकी लर्निंग में हेल्प कर सकते हैं, और कैसे साइकोलॉजी वहाँ पे उनकी प्रोडक्टिविटी को एनहांस कर सकती है। जितना भी क्लासरूम रिलेटेड इश्यूज़ बच्चे गो थ्रू करते हैं वो सब एजुकेशनल साइकोलॉजी में इंक्लूड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द गेस्टॉल्ट प्रिंसिपल विद सूटेबल एग्जाम्पल एंड डायग्राम। सो सबसे पहले गेस्टॉल्ट का मतलब समझते हैं। ये एक स्कूल ऑफ थॉट है एंड जो गेस्टोल्ट वर्ड है वो एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है फॉर्म, शेप और होल। इसके पीछे जो कोर फिलॉसफी है वो ये मानी जाती है द होल इज़ ग्रेटर देन सम ऑफ इट पार्ट। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो आपके सामने एक साइकिल है, तो आप अगर साइकिल को देखेंगे तो आपके दिमाग में ये नहीं आएगा कि यहाँ पे दो व्हील्स हैं या यहाँ से इसको हैंडल को पकड़ते हैं, ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। आपके दिमाग में वो पूरी साइकिल ही क्रिएट होगी उसको देखते ही। तो इसका क्या मतलब होता है, जब भी हम वर्ल्ड में किसी भी चीज़ को देखते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो हम उसे कंप्लीट एक होल स्ट्रक्चर की तरह देखते हैं रेदर देन एक पर्टिकुलर सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह। हम किसी का फेस देखते हैं तो वी डोंट ऑब्जर्व इट लाइक दैट वे कि ये दो आईज़ हैं, ये नोज़ है, लिप्स है, हम पूरा फेस देखते हैं। तो द होल इज़ ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट का मतलब यही है कि जो होल स्ट्रक्चर है उसका मीनिंग ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इट्स इंडिविजुअल पार्ट। इसके जो मेन फाउंडर्स थे वो थे मैक्स वर्दाइमर, कर्ट कॉफका एंड वॉल्फगैंग कोहलर।
Okay, next we will discuss about key Gestalt principle of perceptual organization. Perceptual organization का मतलब होता है कि कोई भी स्टिमुलस जो हमारे एनवायरनमेंट में है हम उसको इंटरप्रेट करते हैं, हमारा ब्रेन उसे समझने की कोशिश करता है, दैट इज़ परसेप्शन. एंड जिस तरीके से उस स्टिमुलस को वो अपने माइंड में रजिस्टर करके रखता है, ऑर्गेनाइज करके रखता है, उसे बोलते हैं परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन. इससे रिलेटेड गेस्टॉल्ट स्कूल ऑफ थॉट ने कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे एंड वी विल डिस्कस अबाउट them one by one. The first principle is law of proximity. Proximity का मतलब होता है closeness. इसे हम इमेज से समझते हैं. जैसे यहाँ हम देख सकते हैं कि 6 डॉट्स की कॉलम है. अब यहाँ पे जो 3 डॉट्स की कॉलम है इन्हें हम एक ग्रुप में कंसिडर करेंगे और अनदर जो 3 डॉट्स की कॉलम है उसे दूसरा ग्रुप मानेंगे. ऐसा नेचुरली हमारा माइंड हमसे इंटरप्रेट करवाएगा. ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि इन दोनों ग्रुप्स में सर्टेन अमाउंट में डिस्टेंस है. इस वजह से इन्हें अलग अलग ग्रुप में कंसिडर किया जाएगा. इसे बोलते हैं लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी कि कोई चीज़ अगर आपस में क्लोज होती है तो हम उसे नेचुरली एक ग्रुप में कंसिडर करते हैं. Now the second one is law of similarity. Items that look similar in color, shape और size are automatically grouped together by our brain. हम इस फिगर में अगर देखें तो यहाँ पे 2 ग्रुप्स हैं. एक है रेड डॉट का ग्रुप एंड अनदर इज़ ब्लू डॉट का ग्रुप. अब बिकॉज ऑफ देयर कलर डिफरेंस हम इसे 2 अलग ग्रुप में डिवाइड करेंगे. तो दिस इज़ लॉ ऑफ सिमिलैरिटी. Then the third law is law of continuity. Our eyes prefer to follow smooth continuous lines or curve rather than sharp jagged disjointed path. इसका मतलब है कि जैसे अगर हम इस स्ट्रक्चर में देखें तो यहाँ बहुत सारी डॉट्स हैं और हमारा माइंड इसे एक एस लाइक स्ट्रक्चर में कंसिडर करना चाहेगा रेदर देन कि मल्टीपल डॉट्स यहाँ पे रखी हुई है. तो हमारा माइंड किसी भी चीज़ की कंटिन्यूटी को बनाता है. दिस इज़ लॉ ऑफ कंटिन्यूटी. Fourth one is law of closure. The brain fills in missing gap in a visual stimulus to perceive a complete whole object even if lines are missing. जैसे अगर इस स्ट्रक्चर में देखें तो यहाँ पे 4 आर्क्स लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे लोकेटेड हैं, लेकिन हमारा जो ब्रेन है वो इसे एक कंप्लीट डायमंड शेप स्ट्रक्चर में देखना चाहेगा कि ये कंप्लीट फिल हो रहा है. ऐसे ही कोई सर्किल होता है, अगर वो डैश डैश करके ऐसे अरेंज होगा तो हमारा माइंड अपने आप ही उसे एक फुल सर्किल की तरह देखना चाहेगा. तो दिस इज़ कॉल्ड एज लॉ ऑफ क्लोजर, जिसमें हम चीज़ों को एक कंप्लीट तरीके से देखना प्रेफर करते हैं. Fifth one is figure ground relationship. This is the most fundamental principle. We naturally divide any visual scene into a figure and the ground. अब इसे हम रूबिन वास, एक मतलब बहुत फेमस एग्जाम्पल है. रूबिन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप है एक्सप्लेन किया था. अगर हम यहाँ पे फर्स्ट फिगर के अंदर देखें तो यहाँ पे हमें हाईलाइट क्या हो रहा है कि यहाँ पे 2 फेसेस हैं वो स्क्रीन से बाहर की तरफ आ रहे हैं और पीछे यहाँ वाइट कलर का बैकग्राउंड है. बट अगर हम सेकंड इमेज देखें तो हमें जो बैकग्राउंड है वो एक वास की शेप में नज़र आएगा एंड ये जो वाइट वाला एरिया है ये हमें एक बैकग्राउंड की तरह लगेगा. तो दोनों इमेजेस सेम ही हैं, बट एक इमेज में हम इसे हमारा फिगर मान रहे हैं एंड इसे बैकग्राउंड मान रहे हैं, एंड इन सेकंड इमेज हम वास को हमारा फिगर मान रहे हैं एंड फेसेस को हमारा बैकग्राउंड मान रहे हैं. तो ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो एक्सप्लेन करता है कि हम किसी भी विजुअल सीन को एक फिगर, मेन ऑब्जेक्ट एंड ग्राउंड एक बैकग्राउंड की तरह इमेजिन करते हैं, डिवाइड करते हैं. नेक्स्ट वन इज़ लॉ ऑफ प्रेगनेंस. इसका मतलब होता है, इसे लॉ ऑफ गुड फिगर भी कहते हैं. जैसे अगर हम इस फिगर के अंदर देखें तो ये ओलंपिक का साइन है. हम इसे किस तरीके से देखेंगे कि यहाँ पे 6 सर्कल्स हैं. एक सिंपल गुड फिगर की तरह हम इसे इंटरप्रेट करना चाहेंगे रेदर देन कि यहाँ पे 6 सर्कल्स हैं जो आपस में इस तरीके से कोलाइड कर रहे हैं. इसका मतलब होता है व्हेन पीपल आर प्रेजेंटेड विथ कॉम्प्लेक्स, एम्बिगियस और क्योटिक विजुअल इमेजरी, देयर ब्रेन नेचुरली सिंप्लीफाई, ऑर्गेनाइज एंड interpret them into the most basic, stable and meaningful form possible. So this was about perceptual organization and its law. इसमें ये जो डायग्राम्स है ये आप एग्ज़ाम में बनाकर आइए तो it will help you get more better marks.
नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, डिस्क्राइब द कॉग्निटिव एरर इन डिसीजन मेकिंग। सबसे पहले हम समझते हैं डिसीजन मेकिंग का क्या मतलब होता है। ये एक कॉग्निटिव प्रोसेस है। कॉग्निटिव का मतलब है इसमें हमारा माइंड बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। इसमें हम बहुत सारे ऑप्शंस में से एक पर्टिकुलर ऑल्टरनेटिव ऑप्शन को चूज़ करते हैं, दैट इज़ डिसीज़न मेकिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें मास्टर्स के लिए कोई कॉलेज में जाना है तो उसमें हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, बट हम प्रोज एंड कॉन्स के बेसिस पे कि हमें इस कॉलेज में जाने के क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है, उस बेसिस पे हम फाइनली एक कॉलेज को शॉर्ट लिस्ट करते हैं। तो वो हमारा डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस होता है। इट इज़ ए गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी दैट फॉलोज अ सिस्टमेटिक सीक्वेंस। अब उसकी जो सीक्वेंस होती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट जो पार्ट होता है दैट इज़ डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, रिकग्नाइजिंग दैट अ चॉइस नीड टू बी मेड और अ प्रॉब्लम रिक्वायर्स अ सॉल्यूशन। ऐसा रिकग्नाइज करना कि ये एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है जिसको सॉल्यूशन रिक्वायर्ड है, वही फर्स्ट स्टेप होगा। अगर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी तो हम क्यों डिसीजन मेकिंग करेंगे, हम क्यों सॉल्यूशन तक जाना चाहेंगे। तो सबसे पहला पार्ट होता है कि ये रिकग्नाइज करो कि हाँ ये एक प्रॉब्लम है। अगर हम कॉलेज का ही एग्जांपल लें, हमारी बैचलर्स हो जाती है, उसके बाद हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं मास्टर्स के लिए, तो हमें चूज़ करना है, तो वो हमारी एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सबसे पहला पार्ट हो गया डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। सेकेंड पार्ट इज़ आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव। अब इसमें हम जो प्रोसेस का यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब होता है हमारा ब्रेन बहुत सारे मल्टीपल सॉल्यूशंस को देखता है। इट कैन बी गुड, इट कैन बी बैड, बट इस प्रोसेस में हमारा ब्रेन हर सॉल्यूशन की तरफ जाता है कि हम हर कॉलेज का नाम लिख ले जो भी हमारे लिए पॉसिबल है जाने के लिए। तो वो हो गया आइडेंटिफाई करना ऑल्टरनेटिव्स को। इसमें हमने सारे कॉलेजेस की लिस्ट बना ली। थर्ड पार्ट इज़ इवेल्युएटिंग ऑप्शन। इसमें हम असेस करते हैं प्रो एंड कॉन को। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी को चूज़ किया तो हम देखेंगे हाँ उसके फ़ायदे क्या हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा एजुकेशन है, फैकल्टी बहुत अच्छी है, लेकिन इसका नुकसान क्या है, हमारे घर से बहुत दूर है। ऐसा ही हमने दूसरा कोई चंडीगढ़ का कॉलेज चूज़ किया, अलग अलग स्टेट के हमने डिफरेंट कॉलेज चूज़ किए एंड उनके फ़ायदे और नुकसान की लिस्ट बना ली। और ये किस बेसिस पे होती है, बेस्ड ऑन यूटिलिटी, कॉस्ट एंड फिजिबिलिटी। कितना वो हमारे लिए यूज़फुल होगा, हमारा कॉस्ट इफ़ेक्टिव वो कितना होगा, हमारा बहुत पैसा लग रहा है या कम पैसा लग रहा है, एंड फिजिबिलिटी वहाँ पे हमारे लिए जाना कितना पॉसिबल हो पाएगा, फैमिली एक्सेप्ट करेगी कि नहीं। उन सभी ऑप्शंस को हम इस तरीके से इवेल्युएट करते हैं। फोर्थ पार्ट इज सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑप्शन। अब जब हमने सारे प्रोज एंड कॉन्स देख लिए तो उस बेसिस पे हम सबसे बेस्ट जो कॉलेज है उसे सेलेक्ट कर लेते हैं, उस ऑल्टरनेटिव को चूज़ कर लेते हैं। एंड इन द एंड implementation and review, execute the decision and later evaluating whether it resolved the initial problem। इसमें हम करते हैं कि जो हमने कॉलेज चूज़ किया है हम उसमें एडमिशन ले लेते हैं एंड उसके बाद हम इवेल्युएट करते हैं कि वेदर हमारा डिसीज़न सही था या गलत था। सो दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिसीज़न मेकिंग। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज़ कॉग्निटिव एरर इन डिसीजन मेकिंग। कॉग्निटिव एरर का क्या मतलब होता है, मतलब हम कोई भी डिसीज़न जो बनाते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा लॉजिकल हो। जैसे हमने कोई पर्टिकुलर कॉलेज को चूज़ कर लिया बट वहाँ जाने के बाद हमें पता चला कि ये तो उतना अच्छा है ही नहीं, तो वो हो सकता है इरेशनल डिसीज़न मेकिंग, कि हमारा जो डिसीज़न है वो उतना लॉजिकल ना रहे। बिकॉज आर प्रोसेसिंग कैपेसिटी इज़ लिमिटेड वी रिलाई ऑन ह्यूरिस्टिक। इसका जो मेन रीज़न माना जाता है कॉग्निटिव एरर इन डिसीज़न मेकिंग का, दैट इज़ ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक का मतलब होता है मेंटल शॉर्टकट। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कॉलेज वाला एग्ज़ाम्पल ही लें तो उसमें हमने एक पर्टिकुलर कॉलेज चूज़ किया बट हमने बहुत अच्छे से डिसीज़न नहीं बनाया, प्रोज एंड कॉन्स लिख के। हमने किसी फ्रेंड से बात की एंड उन्होंने सजेस्ट किया कि हाँ ये कॉलेज अच्छा है, आप ये चूज़ कर लो, एंड सिर्फ उससे बात करके उस बेसिस पे हमने वो कॉलेज चूज़ कर लिया। अब यहाँ हमने डिसीज़न लेने में शॉर्टकट का यूज़ किया एंड उसके कारण हमें बाद में रिग्रेट हुआ कि ये कॉलेज तो उतना अच्छा है भी नहीं। उन मेंटल शॉर्टकट को ही बोला जाता है ह्यूरिस्टिक। ये हमें सॉल्यूशंस तो बहुत जल्दी देते हैं बट इससे हमें बहुत कॉग्निटिव एरर को फेस करना पड़ता है। अब इसमें जो फर्स्ट कॉग्निटिव एरर है दैट इज़ अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। इसका क्या मतलब होता है, इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कभी भी न्यूज़ में देखें
तो अगर कोई प्लेन क्रैश होता है तो उसकी न्यूज़ बहुत मल्टीपल दिनों तक चलती है एंड वो बहुत हाईलाइटेड होती है न्यूज़पेपर्स में, टीवी में। लेकिन कोई कार क्रैश है वो बहुत कॉर्नर में मिलेगी या वो एक बार ग्लिम्स हमें उसका देखने को मिल जाएगा, बट ज़्यादा उसके बारे में बात नहीं होगी। तो जब भी अगर हम ट्रैवल का सोचें तो हमारे दिमाग में क्या आएगा प्लेन के लिए कि इसमें तो बहुत क्रैश होता है तो बहुत रिस्क है। बट अगर हम डेटा के अकॉर्डिंग देखें तो कार के जो एक्सीडेंट है वो ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे होते हैं, बट प्लेन का क्रैश होना बहुत रेयर होता है। पर जस्ट बिकॉज हमारे माइंड में वो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, उस बेसिस पे हमने ये डिसीज़न ले लिया कि हमें प्लेन में ज़्यादा रिस्क। Next one is representativeness heuristic. We judge the probability of a person or event belonging to a certain category based on how closely they match our prototype or stereotype of that category, ignoring actual base rate. इसे भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आप किसी गर्ल को देखें जिन्होंने इंडियन एथनिक ड्रेस पहनी है, तो नेचुरली हमारे दिमाग में लगेगा कि ये एक ट्रेडिशनल गर्ल होगी, बिकॉज़ हमें ऐसा सिखाया गया है, हमारी स्टीरियोटाइपिंग ऐसी हुई है कि अगर हम एथनिक ड्रेसेस पहन रहे हैं तो हम कल्चर ओरिएंटेड हैं, हम ज़्यादा ट्रेडिशनल हैं। और उसकी जगह अगर हम किसी गर्ल को वेस्टर्न ड्रेस में देखेंगे तो हमारे दिमाग में आएगा कि शायद शी इज़ नॉट दैट मच कल्चर्ड। ऐसा हमारे दिमाग में एक स्टीरियोटाइप होता है, बिकॉज़ एक पर्टिकुलर प्रोटोटाइप, एक एग्ज़ाम्पल हमारे माइंड में सेट होता है कि अगर कोई गर्ल ट्रेडिशनल है तो वो एथनिक ड्रेसेस पहनेगी, वो वेस्टर्न ड्रेस नहीं पहनेगी। एंड बिकॉज ऑफ दैट प्रोटोटाइप हम उस टाइप की इमेज हमारे दिमाग में बना लेते हैं एंड उस बेसिस पे ही हम डिसीज़न लेते हैं। तो इसे बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिवनेस ह्यूरिस्टिक, जिसमें प्रोबेबिलिटी किसी पर्सन या इवेंट की एक कैटेगरी में होने की इस बेसिस पे डिसाइड होती है कि वो एक पर्टिकुलर प्रोटोटाइप या एग्जाम्पल से कितना मैच कर रहा है, और हम एक्चुअल डेटा को इसमें इग्नोर कर देते हैं। थर्ड वन इज़ कन्फर्मेशन बायस, the tendency to actively search for, favor and recall information that confirms our pre-existing belief while completely ignoring or dismissing contradictory evidence. इसका मतलब होता है कि हमारी एक टेंडेंसी होती है कि हम वही इन्फॉर्मेशन को ढूंढते हैं, रिकॉल करने की कोशिश करते हैं जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्ट बिलीफ को कंफर्म करे। जैसे मान लो कोई पर्सन है, कोई इन्वेस्टर है, उसे कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो वो उससे रिलेटेड आर्टिकल्स ही पढ़ेगा जो उस कंपनी को प्रेज़ कर रहा है कि हाँ दिस कंपनी इज़ रियली गुड फॉर इन्वेस्टिंग, या यहाँ पे स्टॉक का प्राइस है वो इंक्रीज़ होगा। और उसके अलावा जो आर्टिकल्स है जहाँ पे वार्निंग दी गई है, फाइनेंशियल वार्निंग दी गई है कि नहीं इसमें स्टॉक के प्राइस में डिक्लाइन भी हो सकता है, उनको वो इग्नोर कर देगा क्योंकि उसने डिसाइड कर लिया है कि मुझे इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है। तो वो ऐसी रीजनिंग को ढूंढने की कोशिश करेगा जो उसके माइंड को उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए और ज़्यादा हेल्प करे। तो दिस इज़ कन्फर्मेशन बायस, जहाँ हम वही इन्फॉर्मेशन को याद करते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं जो हमारे बिलीफ को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करे। फोर्थ वन इज़ एंकरिंग बायस। इसका मतलब है द टेंडेंसी टू रिलाई टू हैवीली ऑन द फर्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एनकाउंटर्ड व्हेन मेकिंग डिसीजन इवन इफ़ दैट इंफॉर्मेशन इज़ कम्प्लीटली इरेलीवेंट। जैसे हम किसी मार्केट में जाते हैं, वहाँ किसी आइटम का प्राइस है ओरिजिनली 10,000 था, बट वो सेल पे दिखाया हुआ है 4,000 प्राइस। तो हमें लगता है कि हाँ बहुत अच्छी डील है, और इसमें क्योंकि हमारे माइंड में एक इमेज बन गई है कि हाँ इनिशियली ये 10,000 का था, हम अदर रीजंस को नहीं देखेंगे, जीएसटी वगैरह सबको इग्नोर कर देंगे, बस एक फर्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो हमारे दिमाग में आई उसी बेसिस पे हम बहुत बड़ा डिसीजन ले लेंगे एंड उसी पे बहुत ज़्यादा हैवीली रिलाई करेंगे। उसे बोला जाता है एंकरिंग बायस। फिफ्थ वन इज़ एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट, जिसे संक कोस्ट फैलेसी भी कहते हैं। कंटिन्यूइंग टू इन्वेस्ट time, money or effort into a failing decision or project simply because you have already invested heavily in it rather than cutting your losses. इसका अगर हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें, हम नीट की या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो आपने देखा होगा स्टूडेंट्स को कि वो उससे बाहर नहीं आ पाते हैं। बहुत ईयर्स क्योंकि उन्होंने उस एग्ज़ाम में इन्वेस्ट कर दिए हैं, तो उससे बाहर निकल के किसी और चीज़ की प्रिपरेशन करना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। ऐसे ही रिलेशन
रिलेशनशिप के केसेस में, मैरिज के केसेस में अगर बहुत साल हो जाते हैं किसी मैरिज को, तो वो चाहे कितनी भी ख़राब या ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो, उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि दिमाग को लगता है कि हमने ऑलरेडी इसमें इतना इन्वेस्ट कर दिया है, तो अब वो चेंज हम कैसे बेयर कर पाएंगे। तो दिस इज़ एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट या संक कोस्ट फैलेसी। इसमें हम कंटिन्यू उस पर्टिकुलर डिसीज़न या प्रोजेक्ट में टाइम, मनी, एफर्ट इन्वेस्ट करते रहते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द एप्लीकेशंस ऑफ मेमोरी इन एवरीडे लाइफ, डिस्कस वेरियस स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसिंग मेमोरी। सो सबसे पहले हम मेमोरी के बारे में डिस्कस करते हैं कि इसका मतलब क्या होता है साइकोलॉजी में। मेमोरी एक कॉग्निटिव फैकल्टी है। कॉग्निटिव का मतलब होता है कि हमारी ब्रेन की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है जो अलाउ करती है ऑर्गेनिज्म को 4 मेजर फंक्शन करने के लिए। दीज फंक्शंस आर एनकोड, स्टोर, रिटेन एंड रिट्राइव। इनका क्या मतलब है? एनकोड का मतलब होता है कोई भी इंफॉर्मेशन को हमारी ब्रेन तक लेके जाना। हम किसी पर्सन से मिल रहे हैं तो वो जो हमारा एक्सपीरियंस है वो हमारे ब्रेन में रहेगा, वो ब्रेन में जिस तरीके से एनकोड होगा उस प्रोसेस को बोला जाता है एनकोडिंग। सेकंड वन इज स्टोर। अब वो प्रोसेस, वो एक्सपीरियंस हमारे माइंड तक चला गया, बट उसे हमारे माइंड में स्टोर करना पड़ेगा ताकि हम बाद में उसे याद कर सकें। अगर हम वापस किसी इंसान से वापस मिलते हैं तो हमें याद आता है कि हाँ, ये तो इनसे हम पहले भी मिले हैं, तो उसके लिए हमारे माइंड में वो इन्फॉर्मेशन स्टोर रहनी चाहिए। तो सेकंड प्रोसीजर होती है स्टोर। थर्ड प्रोसीजर होती है रिटेन। वो अगर कुछ टाइम के लिए ही स्टोर रहेगी तो हम नहीं लंबे टाइम तक याद रख पाएंगे। तो रिटेन करना, उस इन्फॉर्मेशन को लंबे टाइम तक स्टोर रखना इज़ द प्रोसेस ऑफ रिटेनिंग। एंड द फोर्थ वन इज़ रिट्राइव। रिट्राइव का मतलब होता है रिकॉल करना, कि वापस अगर हम उस पर्सन से मिलेंगे तो हम उसे याद कर पाएँ, रिकॉल कर पाएँ, उस इन्फॉर्मेशन को वापस हमारे ब्रेन में सामने लेकर आ पाएँ, तो उसे बोला जाता है रिट्राइव। तो ये 4 मेजर फंक्शन होते हैं मेमोरी के। ये फाउंडेशन होती है लर्निंग एंड आइडेंटिटी की। हम कोई भी चीज़ को सीखते हैं तो वो हमारी मेमोरी में सेव रहता है, तभी हम उसको वापस रिपीट कर पाते हैं एंड उसी बेसिस पे हमारे फ्यूचर डिसीजंस लेते हैं, क्योंकि हमारे लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस होते हैं वो हमारी मेमोरी में स्टोर रहते हैं एंड उसी बेसिस पे हम लाइफ में आगे के डिसीजंस लेते हैं। सेकेंड पार्ट इज़ एप्लीकेशन ऑफ मेमोरी इन एवरीडे लाइफ। तो मेमोरी है, हम जनरली मेमोरी से सोचते हैं कि एग्ज़ाम में जो हम क्वेश्चन याद रखेंगे वही मेमोरी का यूज़ है, बट मेमोरी का हमारी डेली लाइफ में अदर भी बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है। स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव मेमोरी, रिमेंबरिंग टू डू थिंग्स। प्रोस्पेक्टिव मेमोरी का होता है जो हमारे डेली स्केड्यूल में जो हम छोटी छोटी चीज़ें करते हैं, जो हमारा डेली रूटीन बन जाता है, वो प्रोस्पेक्टिव मेमोरी के अंदर स्टोर्ड रहता है। जैसे मेडिकेशन लेना 8 बजे, या बिल पे करना, कोई मीटिंग अटेंड करना, ऑफिस जाना, पढ़ाई करना, कॉलेज जाना, ये सब क्या है, हमारे एवरीडे फंक्शंस हैं, तो वो प्रोस्पेक्टिव मेमोरी में स्टोर रहते हैं। सेकेंड वन इज सिमेंटिक मेमोरी। सिमेंटिक का मतलब होता है फैक्ट, कोई भी फैक्चुअल नॉलेज, दैट हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हु इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, जितनी भी फैक्ट या फैक्चुअल नॉलेज होती है जो सोशल रूल से रिलेटेड है, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, लैंग्वेज से रिलेटेड है, वो सब सिमेंटिक मेमोरी के अंदर आती है। जैसे अगर हम ट्रैफिक लाइट में रेड ट्रैफिक लाइट देखेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि हाँ, अब हमें रुकना है, तो ये हमारे दिमाग में बस स्टोर रहती है और उस तरीके से ही हम फंक्शन करते हैं, दैट इज़ सिमेंटिक मेमोरी। थर्ड वन इज़ प्रोसीजरल मेमोरी, जिसे बोला जाता है स्किल एग्जीक्यूशन। हम बचपन में साइकिल चलाना सीखते हैं, बाद में कार, बाइक, ये सब चलाना सीखते हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं। तो ये जितना भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स फिजिकल एक्शंस कर रहे हैं, जिसमें हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ रहा है। स्टार्टिंग में हमें चलने में भी प्रॉब्लम होती है, किसी बच्चे को चलना भी सिखाया जाता है, बट अब इस स्टेज पे हमारे लिए वो बहुत नेचुरल हो जाता है। तो वो जो हमें बिना किसी कॉन्शियस एफर्ट के जो नेचुरली हम वो प्रोसेस कर पा रहे हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ प्रोसीजरल मेमोरी। Fourth one is autobiographical memory. This is related to our own identity, keeping a continuous personal narrative of our life experience. मतलब हमारे लाइफ में हम जितने भी एक्सपीरियंस करते हैं उससे रिलेटेड हमारे दिमाग में एक मेमोरी फीड रहती है, ताकि हम हमारी पास्ट मिस्टेक्स को, एक्सपीरियंस को एनालाइज कर पाएँ एंड आगे के डिसीज़न उसी बेसिस पे ले पाएँ। तो दीज आर मेन 4 एग्जाम्पल ऑफ मेमोरीज। सेकेंड पार्ट इज स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसिंग मेमोरी, जिसे निमोनिक्स भी बोला जाता है। देयर आर डिफरेंट स्ट्रेटजीज जिनके थ्रू हम अपनी मेमोरी को एनहांस कर सकते हैं।
फर्स्ट मेथड जो मेमोरी को एनहांस करने के लिए यूज़ किया जाता है दैट इज़ चंकिंग. इट मीन्स ब्रेकिंग डाउन अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन इनटू स्मॉलर मीनिंगफुल ग्रुप और चंक. जैसे कोई फ़ोन नंबर हमें याद करना है तो उसे रेदर देन उसे पूरा याद करने की जगह हम उसे चंक्स में डिवाइड कर लेंगे, 4, 3 के ऐसे ग्रुप्स में डिवाइड कर लेंगे ताकि वो छोटा ग्रुप अगर छोटा चंक हमें याद हो जाएगा एंड देन वी कैन कंबाइन ऑल दिस चंक. तो इस मेथड को बोला जाता है चंकिंग, जहाँ पे हम बड़ी इन्फॉर्मेशन को छोटे छोटे पार्ट्स में करके डिवाइड करके याद करते हैं. सेकेंड इज़ मेथड ऑफ लोसाई, जिसे द मेमोरी पैलेस भी बोला जाता है. बहुत लंबे टाइम से इस टेक्निक का यूज़ किया जा रहा है, जिसमें हम अपने जैसे कोई हाउस होता है वहाँ पे अलग अलग रूम्स होते हैं, ऐसे ही हम हमारे माइंड में भी अलग अलग रूम्स बना लेते हैं जहाँ अलग अलग इन्फॉर्मेशन को स्टोर रखते हैं. मान लो हम इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसकी जो इन्फॉर्मेशन है, इसका जो नॉलेज है, आंसर्स हैं, वो हम एक रूम में स्टोर रखेंगे. दूसरा सब्जेक्ट है बायोसाइकोलॉजी है, उसकी नॉलेज हम दूसरे रूम में रखेंगे. तो इससे हमें इन्फॉर्मेशन मिक्स मैच नहीं होती है एंड उसे सेपरेट रखने में हेल्प मिलती है. थर्ड वन इज़ इलेबोरेटिव रिहर्सल, जिसे डीप प्रोसेसिंग भी कहा जाता है. इसमें हम एक ही वर्ड को बार बार रिपीट करने की जगह उसको डीपली समझने की कोशिश करते हैं. जैसे एक होता है रोट रिहर्सल. रोट रिहर्सल में हम रोट लर्निंग कहते हैं. रोट लर्निंग का मतलब जैसे रट्टा मारना, कि बार बार एक ही चीज़ को पढ़ रहे हैं तो वो हमारे माइंड में सेव हो जाएगा, हमें वो याद रहेगा फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. लेकिन इलेबोरेटिव रिहर्सल में हम रोट रिहर्सल की जगह उसको डीपली समझने की कोशिश करते हैं कि इस बात का क्या मतलब है, वो हमारे एवरीडे लाइफ से कितना कनेक्टेड है, वो पर्सनली हमसे कितना कनेक्टेड है. और जितना हम किसी इन्फॉर्मेशन को खुद से रेलेवेंट बना के, पर्सनली रेलेवेंट बना के याद रखते हैं, उतना ही वो हमें लंबे टाइम तक याद रहती है. इसे वन ऑफ द बेस्ट मेथड माना जाता है कोई इन्फॉर्मेशन को लंबे टाइम तक याद रखने के लिए. फोर्थ वन इज़ एक्रोनिम एंड एक्रोस्टिक. इसका मतलब होता है कोई भी बड़ा सेंटेंस है, कोई टर्मिनोलॉजीज़ हैं, तो उनके फर्स्ट वर्ड को अगर हम ले लें, फर्स्ट लेटर को ले लें एंड उनको कंबाइन करके एक वर्ड बना ले, तो वो भी हमें हेल्प करता है एग्ज़ाम्स में. जैसे हमें रेनबो के कलर्स को याद करवाने के लिए विबग्योर याद करवाया जाता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, तो इससे वो हमेशा याद रहता है. तो दिस इज़ एक्रोनिम एंड एक्रोस्टिक. लास्ट वन इज़ स्पेस्ड रिपीटेशन, जिसे स्पेसिंग इफ़ेक्ट भी कहा जाता है. इसमें जैसे काफ़ी टीचर्स हमें बोलते हैं कि हमें बहुत लंबे लंबे आवर्स तक नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे ब्रेन की जो कैपेसिटी है वो रिड्यूस होने लग जाती है याद करने की. इनफैक्ट व्हाट वी शुड डू कि पोमोड्रो टेक्निक है उसका यूज़ करते हैं काफ़ी स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, जिसमें 25 मिनट्स के लिए वो पढ़ते हैं एंड देन 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं, जिससे जो कैपेसिटी है, एफिशिएंसी है हमारी स्टडी की, वो भी इंक्रीज़ होती है. स्पेस रिपीटेशन का मतलब यही है कि डिस्ट्रीब्यूइंग स्टडी सेशंस ओवर अ लॉन्ग पीरियड रेदर देन क्रैमिंग एवरीथिंग इनटू वन नाइट. मतलब एक ही दिन में सब करने की जगह हम अगर एवरी डे या फिर एक ही 3-4 घंटे में सब करने की जगह अगर हम उसे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो वो बहुत एफिशिएंटली हमें याद रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एक्सप्लेन द कंसेप्ट एंड नेचर ऑफ मोटिवेशन एंड डिस्क्राइब इट्स वेरियस टाइप. सबसे पहले समझेंगे कंसेप्ट एंड नेचर ऑफ मोटिवेशन. जो मोटिवेशन टर्म है ये डिराइव हुआ है एक लैटिन वर्ड से विच इज़ मूवेर, जिसका मतलब होता है टू मूव. मोटिवेशन इज़ एन इंटरनल स्टेट और डायनेमिक प्रोसेस दैट अराउज, डायरेक्ट एंड सस्टेन गोल डायरेक्टेड बिहेवियर. मोटिवेशन का मतलब है ये एक इंटरनल स्टेट होती है, एक प्रोसेस होती है जो हमारी बॉडी में चलती है, हमारी ब्रेन में चलती है, जो हमें पुश करती है कि हमें एक पर्टिकुलर बिहेवियर करना है. मोटिवेशन फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो उसके लिए हमारे दिमाग में एक मोटिवेशन है और हम बहुत अच्छे से उसके लिए मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे. तो काइंड ऑफ मोटिवेशन हमें एक पुश दे रहा है कि नो यू शुड स्टडी, ताकि आप अपने बिहेवियर जो आप चाहते हो वो पूरा कर सको. और मोटिवेशन है वो छोटी से लेके हर बड़ी चीज़ में लागू होता है. जैसे अगर हमें खाना खाना है तो उसमें भी हमारे माइंड में एक मोटिवेशन चलता है, वो इतना ऑटोमेटिक होता है कि हमें रियलाइज़ नहीं होता. जैसे अगर हम मोटिवेशन की साइकिल के बारे में देखें तो इट्स अ डायनेमिक साइकिल, मतलब ये एक सीक्वेंस को फॉलो करती है. ये स्टार्ट होता है एक नीड से. अगर हम फूड की बात करें तो हमें भूख लगती है, एक नीड फील होती है कि हाँ अभी हमें भूख लग रही है, हमें खाना खाना चाहिए.
उस नीड के कारण हमारे दिमाग में क्रिएट होती है ड्राइव। ड्राइव का मतलब होता है एक टेंशन, एक अराउजल दिमाग में क्रिएट होता है कि हम क्रैंकी फील करने लग जाते हैं, इरिटेट फील करने लग जाते हैं क्योंकि हमें भूख लगी, हमारी बॉडी को खाने की नीड होती है। एंड बिकॉज ऑफ दैट ड्राइव देयर क्रिएट्स अ अराउजल। अराउजल का मतलब होता है एक्टिवेशन ऑफ बिहेवियर, कि हम एक्टिवली सोचते हैं कि हम अपनी नीड को कैसे कम कर सकते हैं। दैट इज़ अराउजल और एक्टिवेशन ऑफ बिहेवियर। एंड बिकॉज ऑफ दैट अराउजल वी डू गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, मतलब हम फाइनली जाते हैं, कुछ सर्च करते हैं कि हम क्या खा सकते हैं, एंड हम फाइनली खाना खाते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट बिहेवियर वो गोल अचीव हो जाता है और हमारा अराउजल है वो कम हो जाता है। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस हम होम्योस्टेसिस की स्टेट पे आ जाते हैं। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है जब हमारी बॉडी एक बैलेंस में होती है। एंड एवरीथिंग वी डू टू रिस्टोर आवर बॉडी टू होम्योस्टेसिस, कि हमारी बॉडी वापस बैलेंस में आ जाए। सो दिस इज़ द डायनेमिक साइकिल ऑफ मोटिवेशन. Second point is internal and external. It can originate from within the individual or can be triggered by cues in the environment. अब मोटिवेशन हम सुनते हैं कि एक इंटरनल मोटिवेशन होता है, एक एक्सटर्नल होता है। या तो हमें बाहर से कभी कोई चीज़ पुश करते हैं, हमारे पेरेंट्स पुश करते हैं, या फिर किसी चीज़ में हमें बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट दिखता है तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि वी नीड दैट कार, हमें ऐसा घर खरीदना है। तो हमें वो एक एक्सटर्नल मोटिवेशन की तरह काम करता है कि हाँ हम पढ़ाई करेंगे, अच्छी जॉब लगेंगे तो वी कैन बाय दैट सर्टेन थिंग। इंटरनल मोटिवेशन होता है जो हमें अंदर से फील होता है, जो हमें अंदर एक पीस दिलाएगा, एक हैप्पीनेस दिलाएगा, उससे अराइज होता है इंटरनल मोटिवेशन. Third point is goal oriented. It give direction to random behavior, streamlining energy towards a specific outcome. मतलब हमारा जो मोटिवेशन है वो एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए ही ओरिजिनेट होता है. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मोटिवेशन. सो टाइप्स ऑफ मोटिवेशन में बेसिकली मेनली दो टाइप के मोटिवेशन होते हैं, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक, एक्सटर्नल या इंटरनल, जो हमने ऊपर डिस्कस किया. एक्सट्रिंसिक का मतलब वही होता है कि कोई एक्सटर्नल रिवॉर्ड के लिए या नेगेटिव चीज़ को अवॉइड करने के लिए अगर हमारे दिमाग में मोटिवेशन आता है तो वो इस एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की कैटेगरी में आएगा. इसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जैसे मनी, रिकॉग्निशन और प्रेशर फ्रॉम पेरेंट्स या अदर पीपल. इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जिसे इंटरनल मोटिवेशन कहते हैं, ये खुद की ड्राइव एंड इन्जॉयमेंट के कारण हम कोई एक्शन लेते हैं. ये खुद के फ्रॉम एंगेजिंग इन एन एक्टिविटी फॉर इट्स ओन सेक रेदर देन फॉर एक्सटर्नल रिवॉर्ड या प्रेशर. कोई एक्सटर्नल रिवॉर्ड या प्रेशर नहीं होता है. जैसे हम कोई हॉबी परस्यू करते हैं, पेंटिंग, डांसिंग, तो उसमें जनरली हमें ज़्यादा प्रेशर नहीं दिया जाता है कि आपको ये करना ही है, बट हमें खुद इतना प्लेजर फील होता है ऐसा करके, इसीलिए हम उस एक्टिविटी में घुसते हैं, उस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं. तो दैट इज़ इंट्रिंसिक मोटिवेशन. इट इज़ फॉर पर्सनल फुलफिलमेंट, इंटरेस्ट एंड सेटिस्फैक्शन. अनदर जो टाइप्स हैं मोटिवेशन के, दीज आर प्राइमरी बायोलॉजिकल मोटिवेशन और सेकेंडरी सोशल मोटिवेशन. प्राइमरी मोटिवेशन का मतलब है दीज आर अनलर्नड इनेट नीड असेंशियल फॉर द फिजिकल सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म. मतलब ये हमारी बॉडी के लिए जो फिजिकल सर्वाइवल है उसके लिए ये मोटिवेशन रिक्वायर्ड है, जैसे खाना खाना, पानी पीना या सेक्सुअल डिज़ायर्स. ये सब प्राइमरी या बायोलॉजिकल मोटिवेशन में आते हैं बिकॉज दीज आर नेसेसरी, जो हमारी बॉडी को होम्योस्टेसिस में मेंटेन रखेगी, इंटरनल बैलेंस में रखेगी एंड हमारे सारे फंक्शंस को रेगुलेट करेगी. इसमें स्लीप, हंगर, थर्स्ट, सेक्स एंड मैटरनल मोटिवेशन, ये सब प्राइमरी या बायोलॉजिकल मोटिवेशन में आते हैं. सेकेंड वन इज सेकेंडरी और सोशल मोटिवेशन. दीज आर लर्नड मोटिव्स. मतलब ये जो मोटिवेशन है ये हम सोशलाइजेशन के थ्रू सीखते हैं. सोशलाइजेशन का मतलब होता है जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं हम हमारी सोसाइटी से, कल्चर से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, हमारे एनवायरनमेंट से बहुत कुछ सीखते हैं एंड उसके कारण जो हमारे दिमाग में डिज़ायर्स आती हैं कि हाँ हमें ये बनना है, वो कहीं ना कहीं बचपन से ही शुरू हो जाता है कि हमें डॉक्टर बनना है, सीए बनना है. तो वो सेकेंडरी या सोशल मोटिवेशन है, वो इसी कैटेगरी में आएगा. इसमें जो मोटिव्स आते हैं दे आर मेनली 3 मोटिव्स. फर्स्ट वन इज़ अचीवमेंट मोटिव, द डिज़ायर टू एक्सेल, मीट हाई स्टैंडर्ड्स एंड सक्सीड अगेंस्ट ऑब्स्टेकल. ये डेविड मैकलेंड ने एक्सप्लेन किया था कि हम बहुत एक्सेल करना चाहते हैं, हमारी लाइफ में सक्सीड करना चाहते हैं चाहे कितने भी ऑब्स्टेकल हों. तो ये अचीवमेंट का मोटिव होता है. सेकेंड इज़ एफिलिएशन मोटिव. इसका मतलब है कि
हम नीड फॉर एफिलिएशन से ये अराइज होता है कि हम चाहते हैं कि लोग हमसे अच्छे से बिहेव करें, हमारे अच्छे फ्रेंड्स हो, हमें एक्सेप्टेड फील करवाया जाए किसी ग्रुप में, तो दैट इज़ एफिलिएशन मोटिव। एंड थर्ड वन इज़ पावर मोटिव, जिसमें डिज़ायर होती है कि हम दूसरे को कंट्रोल कर सकें, इन्फ्लुएंस कर सकें या डोमिनेट कर सकें, उससे अराइज होती है द मोटिवेशन ऑफ पावर। तो दीज आर कैटेगरी ऑफ सेकेंडरी और सोशल मोटिवेशन। एंड ये इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, उसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ हाउ कैन इमोशंस बी डिफ्रेंशिएटेड बिटवीन मूड एंड फीलिंग्स, डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स ऑफ इमोशन। सो फर्स्ट वी विल कवर द पार्ट 1 ऑफ क्वेश्चन विच इज़ डिफ्रेंशिएटिंग इमोशन, मूड एंड फीलिंग। इसे एक टेबल से समझते हैं। जैसे इमोशन की डेफिनेशन बताई गई है, इट इज़ अ शॉर्ट लिव्ड इंटेंस रिस्पॉन्स टू अ स्पेसिफिक इंटरनल और एक्सटर्नल इवेंट। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने कोई डॉग आ जाता है या कोई स्नेक आ जाता है, तो उसको देख के आपके मन में एक इंस्टेंट फियर डेवलप होगा। जो इंस्टेंट रिएक्शन आपके मन में डेवलप होता है, एक फियर डेवलप होता है, उसे बोला जाता है इमोशन। एंड उस इमोशन के कारण हमारे मन में फीलिंग डेवलप होगी। अगर हम उस इमोशन को रिकग्नाइज करेंगे कि हाँ, अभी हमें डर लगा है बिकॉज ऑफ दिस स्नेक, तो उस डर को अवेयर में लाना एंड उसको रिकग्नाइज करना, वो डेवलप करेगा हमारे मन में एक फीलिंग को। एंड बिकॉज ऑफ दैट इवेंट, जिस इवेंट के कारण, स्नेक आने के कारण हमारे मन में इमोशन एंड फीलिंग आई थी, उस वजह से हमारे मूड में चेंजेस आएंगे और उस मूड में इम्पैक्ट होगा जो एक लंबे टाइम तक दिखाई देगा। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इमोशन, मूड एंड फीलिंग। ड्यूरेशन की बात की जाए तो इमोशन है वो बहुत छोटे टाइम के लिए रहता है क्योंकि ये इंस्टेंटली दिखाई देता है। फीलिंग है वो जितने टाइम में हम रियलाइज़ करेंगे उस इमोशन को, उसके अकॉर्डिंग वेरी करती है। एंड मूड की ड्यूरेशन है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है, मतलब ये कुछ घंटों के लिए भी रह सकती है, कुछ वीक्स के लिए भी रह सकती है। कोज़ की बात की जाए तो इमोशन के लिए क्लियर स्पेसिफिक इवेंट होता है, जैसे एक स्नेक को देखना, तो स्नेक को देख के वो क्लियर हमारे मन में इमोशन डेवलप हुआ, तो इसका ट्रिगर बहुत क्लियर होता है। फीलिंग है वो इंटरनल इंटरप्रिटेशन है, तो उसका मतलब कुछ क्लियर कोज़ हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि वो हमारे माइंड पे डिपेंड करता है। मूड की बात की जाए तो इसके ट्रिगर बहुत वेग होते हैं। फॉर एग्जांपल, हम कभी कभी सुबह उठते हैं ग्रम्पी फील करते हैं, तो इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न या कारण हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते। फिज़िकल साइंस की बात की जाए तो इमोशन है उसमें स्ट्रॉन्ग फिज़िकल रिएक्शंस होते हैं, जैसे सांप को देख के हम डर जाएंगे एंड हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी, पसीना आने लगेगा, तो ये स्ट्रॉन्ग फिज़िकल साइंस इमोशन में देखने को मिलते हैं। फीलिंग है वो पूरी मेंटल बेसिस पे होती है, तो इसमें ज़्यादा बाहर फिज़िकल साइंस नहीं देखने को मिलते। मूड की बात की जाए तो इसमें बहुत वीक या अननोटिसेबल फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। Coming to the second part of question, which is various type of emotions. सो डिफरेंट टाइप ऑफ इमोशंस होते हैं जिसमें बेसिक 2 कैटेगरीज होती है। वन इज़ प्राइमरी और बेसिक इमोशंस, अनदर इज़ सेकेंडरी और कॉम्प्लेक्स इमोशंस। प्राइमरी इमोशंस की बात की जाए तो थ्योरिस्ट पॉल एकमैन, उन्होंने बताया है कि जितने भी ह्यूमंस होते हैं वो यूनिवर्सल लेवल पे इमोशंस को शेयर करते हैं। यूनिवर्सल लेवल पे मतलब है कि सभी ह्यूमंस, चाहे वो किसी भी कल्चर में, एनवायरनमेंट में ग्रो हुए हों, उनमें जो इनेट कैपेबिलिटी होती है इमोशंस को रिकॉग्नाइज करने की, डेवलप करने की, वो सिमिलर होती है। इस बेसिस पे उन्होंने कुछ 6 टाइप ऑफ इमोशंस को बताया है जिसे फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू हम एक्सप्रेस करते हैं। ये 6 बहुत ही बेसिक इमोशंस हैं, जैसे हैप्पीनेस, सैडनेस, फियर, एंगर, डिस्गस्ट एंड सरप्राइज। हैप्पीनेस का मतलब होता है कि जब हम खुशी फील कर रहे हैं एंड उसको एक्सप्रेशंस के थ्रू, स्माइल के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। सैडनेस ट्रिगर होती है कि हम लो एनर्जी फील कर रहे हैं, कुछ हमारा लॉस हुआ है, तो सैडनेस ट्रिगर होती है। फियर है किसी डेंजर की प्रेजेंस में आती है। एंगर है जब हम फ्रस्ट्रेशन फील करते हैं तो हमें गुस्सा आता है। डिस्गस्ट, जिसे घृणा भी कहा जाता है, कोई चीज़ जो हमें अनप्लेजेंट लगती है तो हमारे मन में डिस्गस्ट वाली फीलिंग आती है। एंड सरप्राइज़, कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट के कारण हमारे मन में सरप्राइज़ वाला इमोशन डेवलप होता है। तो दीज आर 6 प्राइमरी और बेसिक इमोशंस। दूसरी कैटेगरी जो बताई गई, दैट इज़ सेकेंडरी एंड कॉम्प्लेक्स इमोशन। दीज आर नॉट यूनिवर्सल, दे डेवलप एज अ चाइल्ड ग्रो एंड आर हैविली इन्फ्लुएंस्ड बाय सेल्फ अवेयरनेस, सोशल रूल एंड कल्चर।
ये जो सेकेंडरी इमोशंस होते हैं ये यूनिवर्सल नहीं होते, ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान में ये पाए जाएं। ये डेवलप होते हैं हमारे सोसाइटी, एनवायरनमेंट, कल्चर, इसके अकॉर्डिंग। इसीलिए ये अलग अलग कल्चर में अलग तरीके से डेवलप होते हैं। दे आर ऑफन कॉम्बिनेशंस ऑफ बेसिक इमोशन। इसके एग्जाम्पल में आते हैं गिल्ट, शेम, प्राइड, एनवी एंड जेलसी। जैसे गिल्ट है वो किसी इंडियन कल्चर में देखा जाए तो जनरली ज़्यादा पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर कल्चर्स। तो इस तरीके से अलग अलग सेकेंडरी इमोशंस है, कल्चर के अकॉर्डिंग वेरी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग इन अबाउट 150 वर्ड्स ईच। सो फर्स्ट पार्ट है, उसमें पूछा गया लैंग्वेज डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। लैंग्वेज एक बहुत स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है जिसकी डेवलपमेंट है वो चाइल्डहुड से ही स्टार्ट हो जाती है। इनफैक्ट इन्फेंट स्टेज से ही स्टार्ट हो जाती है जब बच्चा कुछ 2-4 मंथ्स का होता है। एंड थ्रू लैंग्वेज डेवलपमेंट बच्चा लैंग्वेज को समझना सीखता है एंड बात करना सीखता है। और इसकी जो सीक्वेंस है वो भी यूनिवर्सल मानी गई है कि सभी जो चिल्ड्रन है वो सेम ही प्रोसेस से गो थ्रू करते हैं फॉर डेवलपिंग द लैंग्वेज एंड डेवलपिंग कम्युनिकेशन स्किल्स। इसमें जो 4 मेन स्टेजेस बताई गई हैं, द फर्स्ट वन इज़ कूइंग। कूइंग स्टेज है वो किसी भी चाइल्ड में 2-4 मंथ्स के अराउंड डेवलप हो जाती है, जहाँ वो सिंपल वावल साउंड्स का यूज़ करते हैं अपनी बात को एक्सप्रेस करने के लिए। सेकेंड स्टेज इज़ बैबलिंग स्टेज, जो अराउंड 6 मंथ्स में डेवलप होती है। यहाँ पे कॉन्सोनेंट एंड वोवल का कॉम्बिनेशन एमर्ज होता है। जो वावल साउंड्स पहले प्रोड्यूस की जा रही थी उनके कॉम्बिनेशन से बच्चा अपनी बात को एक्सप्रेस करता है, जैसे बाबा, डाडा, इस टाइप की साउंड्स हैं वो अपने माउथ से प्रोड्यूस करते हैं। थर्ड स्टेज इज़ वन वर्ड स्टेज, जिस टाइम पे होलोफ्रेस्टिक स्पीच है वो डेवलप होती है एंड ये अराउंड 1 ईयर नोटिस की जाती है। इसमें क्या किया जाता है कि जो चाइल्ड है वो एक सिंगल वर्ड का यूज़ करेगा अपनी बात को एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे अगर उसे मिल्क चाहिए तो वो आई वॉन्ट मिल्क पूरा सेंटेंस नहीं बोलेगा, वो सिर्फ बोलेगा मिल्क। या वो डॉग को देखता है दैट दिस इज़ डॉग, तो वो पूरा सेंटेंस नहीं बोलेगा कि दिस इज़ डॉग, वो बोलेगा डॉग। तो वो एक वर्ड का यूज़ करता है अपने पूरे होल सेंटेंस को एक्सप्रेस करने के लिए। फोर्थ इज़ 2 वर्ड स्टेज, जिस टाइम पे टेलीग्राफिक स्पीच है वो डेवलप होती है। ये डेवलप होती है अराउंड 18 to 24 मंथ्स में। इसमें क्या होता है, चाइल्ड कंबाइन वर्ड्स लाइक अ टेलीग्राम ओमिटिंग आर्टिकल्स। तो यहाँ पे चाइल्ड है वो 2 वर्ड्स का यूज़ करने लग जाता है, जैसे बिग डॉग, मम्मा गो। तो 2 वर्ड्स का वो यूज़ करके वर्ड्स को कंबाइन करके अपनी बात को एक्सप्रेस करता है। सो दीज आर 4 स्टेजेस, कोइंग, बैबलिंग, 1 वर्ड स्टेज एंड 2 वर्ड स्टेज। अब इसमें अलग अलग थ्योरीज़ हैं वो बनाई गई है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। मेन 2 थ्योरीज़ जिनका हम डिस्कशन करेंगे, फर्स्ट वन इज़ B.F. स्किनर की बिहेवियरिस्ट थ्योरी। B.F. स्किनर है, उन्होंने बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ साइकोलॉजी दिया है। उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज थ्रू एनवायरमेंटल रीइंफोर्समेंट, इमिटेशन एंड रिवॉर्ड। कि किसी भी बात को बोलने पे अगर चिल्ड्रन को रिवॉर्ड मिल रहा है, एप्रिसिएशन मिल रहा है, वही चीज़ को चिल्ड्रन रिपीट करेगा। रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है रिवॉर्ड, इमिटेशन का मतलब होता है मिमिक्री, कि जैसे पेरेंट्स या उनके आसपास वाले लोग एक्ट करेंगे बच्चा वैसे ही अपनी लैंग्वेज को डेवलप करेगा दूसरों को देख के। एंड रिवॉर्ड का मतलब रीइंफोर्समेंट। तो B.F. स्किनर का मानना था कि रीइंफोर्समेंट एंड इमिटेशन के बेसिस पे बच्चा अपनी लैंग्वेज को डेवलप करता है। सेकेंड थ्योरिस्ट है नोम चॉम्स्की, जो नेटिविस्ट थे। इन्होंने स्किनर को बहुत काउंटर आर्ग्यू किया, बिकॉज इनके अकॉर्डिंग ह्यूमंस आर बोर्न विद एन इन्नेट लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसे LAD बोला जाता है। कि लैंग्वेज है वो यूनिवर्सल होती है और हर इंसान में एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है जो अलाउ करता है उन्हें कोई भी लैंग्वेज को नेचुरली पिक करने के लिए। तो इन दोनों का जो व्यू पॉइंट था वो एकदम अपोजिट था। सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। सो ये प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग है, ये डिस्कवर किया गया था बाय अ रशियन साइकोलॉजिस्ट नेम्ड इवान पावलोव। और उन्होंने अपनी रिसर्च की थी ऑन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ डॉग्स, और उसके थ्रू ही उन्हें क्लासिकल कंडीशनिंग है उसके बारे में समझ आया था। सो हम इसे डायग्राम के थ्रू समझते हैं।
सो दिस वॉज द एक्सपेरिमेंट। यहाँ सबसे पहले हम कंडीशनिंग का मतलब समझते हैं। कंडीशनिंग का मतलब होता है कोई भी बिहेवियर को पुश करना, कोई भी बिहेवियर हमें सिखाया जाता है, जैसे बॉयज़ को सिखाया जाता है दैट दे शुड बी स्ट्रोंगर, तो ये जो चीज़ है ये उनके माइंड में कंडीशन की गई है, उन्हें सिखाया गया है। अगर इस एक्सपेरिमेंट की बात करें देन बिफोर कंडीशनिंग मतलब एक बिहेवियर को डेवलप करने से पहले की क्या सिचुएशन थी। जैसे फूड को डॉग के सामने लाया गया एंड फूड को देख के सेलिब्रेट करना डॉग का एक नेचुरल रिस्पॉन्स है, बिकॉज उसको फूड को देख के क्रेविंग होगी एंड क्रेविंग के कारण सेलिब्रेशन है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो डॉग में होगी। दूसरी सिचुएशन में ये देखा गया कि जब किसी बेल या ट्यूनिंग फोक को उसके सामने बजाया जाता है तो डॉग सेलिब्रेशन नहीं करता। ये भी एक नेचुरल रिस्पॉन्स है, क्योंकि ट्यूनिंग फोक है उसको देख के उसके मन में क्रेविंग नहीं डेवलप हो रही है, बिकॉज इट इज़ नॉट अ फूड, तो सेलिब्रेशन वाला रिस्पॉन्स नहीं देखने को मिला। फिर कंडीशनिंग के टाइम पे क्या किया गया कि सबसे पहले बेल है उसे बजाया गया एंड उसके कुछ सेकंड्स बाद डॉग के सामने फूड ला के रख दिया। अब फूड को देख के सेलिब्रेट करना डॉग का नेचुरल रिस्पॉन्स था, तो सेलिब्रेशन वाली प्रोसेस हुई। बट जब ऐसा मल्टीपल टाइम किया गया तो डॉग के ब्रेन में ये बात रजिस्टर हो गई कि जैसे ही बेल बजती है फूड आता है और सेलिब्रेशन होता है, और इसके कारण उसकी कंडीशनिंग हो गई, एक बिहेवियर रिस्पॉन्स डेवलप हो गया जिसे एसोसिएशन भी बोलते हैं। एंड कंडीशनिंग करने के बाद ये देखा गया कि ओनली बेल को बजाने से भी डॉग में सेलिब्रेशन हो रहा है, क्योंकि डॉग के ब्रेन को पता है कि बेल बजने के बाद फूड आता ही है। सो दिस वॉज द होल एक्सपेरिमेंट ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग गिवन बाय इवान पावलोव।